गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 का अध्याय 2 साइंस में, जिसका नाम है प्राणी में पोषण, इसके लास्ट वीडियो में अपने जो पाचन तंत्र है उसके बारे में पढ़ा था। पाचन तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा, ग्रास नली के बारे में पढ़ा, दांत कितने प्रकार होते हैं वो पढ़ा। आज अपने इसके अगले टॉपिक छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके कार्य, इनमें पाचन कैसे होता है, अवशोषण कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं आमाशय से। तो आमाशय को पता है कैसे जे के आकार का दिखाई देता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका यानी ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर किसमें, ये छोटी आंत यानी शुद्धांत्र में खुलता है। जो आमाशय, इसका आंतरिक अस्तर कैसे होता है, मतलब अंदर वाली भित्ति श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर मतलब परत को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल क्या कार्य करता है, अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो ये आमाशय के कार्य थे। अब इसमें देखेंगे अपने, कभी कभी आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बातें करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि जो खाद्य कण है वो श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं और श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक लेके जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? तो वहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जो भोजन को अलग करता है और जो वायु है उसे अलग करता है। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना मतलब मांसपेशियों से बनी हुई रचना होती है जो वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। तो इस तरह से आमाशय है। आमाशय में कौन कौन से पाचक रस स्राव होते हैं और जो श्वास नली और ग्रसनी है ये भोजन को अलग अलग कैसे करती है। फिर है शुद्धांत्र यानी छोटी आंत। छोटी आंत आपने देखा होगा, बीच में दिखाया था आपको मैंने डायग्राम में। यहाँ पर ये छोटी आंत के बारे में बता रखा है। ये बीच वाला सारा भाग छोटी आंत है, यहाँ से ये शुरू होता है ग्रहणी। तो ग्रहणी से आगे छोटी आंत। शुद्धांत या छोटी आंत। शुद्धांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से जो स्राव प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत कैसा होता है? गहरे भूरे लाल रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर आपके दाईं तरफ यकृत स्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? पित्तरस द्वारा। अग्नाशय कैसी है? यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब शुद्धांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंतर रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन है ये किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। तो इस तरह से पोषक तत्व होते हैं उनका ये क्या विघटन होता है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा ग्लूकोज में, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल प्रोटीन है वो अमीनो अम्लों में बदल जाती है। फिर आगे एक इसमें घटना के बारे में बताया गया है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका था। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ और उसने कुछ रोचक प्रेक्षण मतलब देखकर जानकारी प्राप्त की। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, मतलब उसे छोटे छोटे पीस में बिल्कुल लसा पेस्ट बना रहा है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय है वो किस में जाकर खुल रहा है? शुद्धांत्र में भी, यानी छोटी आंत में भी तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। तो ये सबसे पहले ब्यूमोंट ने क्या आमाशय के बारे में देखा। अब जो छोटी आंत है इसमें भोजन का अवशोषण कैसे होता है? तो छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का अवशोषण सर्वाधिक होता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्धांत्र की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्धांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें क्या कहते हैं? दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? ये क्या करते हैं? जब भोजन का अवशोषण होता है तो उसका तल बढ़ा देते हैं ऐसे, तो जिससे क्या भोजन को ये अवशोषित कर सके। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, जो अवशोषित पदार्थ हैं उन्हें कौन रुधिर वाहिकाएं हैं वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण मतलब पचित भोजन का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाना स्वांगीकरण कहलाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से किसमें हो जाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल में हो जाता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता उसका क्या अवशोषण भी नहीं होता, तो वह किसमें? बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। फिर आगे बृहदांत्र। बृहदांत्र आपने देखा होगा डायग्राम में किस तरह से दिखाई दे रही थी। बड़ी आंत ये साइडों में घेरे हुए है, ये बड़ी आंत है। तो इसका क्या कार्य है? बृहदांत्र कैसी होती है? क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी और इसकी लंबाई कम होती है, ये छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी? 1.5 मीटर लंबी होती है।
इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर इसका गुदा द्वारा मल है बाहर निकाल दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? निष्कासन। तो समय समय पर जो अपशिष्ट पदार्थ है उन्हें बाहर निकालना निष्कासन कहलाता है। ये तो था जंतुओं में। फिर जो घास खाने वाले जंतु हैं उनमें भोजन का पाचन कैसे होता है? तो उसमें देखते हैं 2.3। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले यानी शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। रुमेन दिखा रखा है ये बड़ा भाग डायग्राम में। रूमिनेंट इन्हें बोला जाता है, जिसमें सेलुलोज को इकट्ठा किया जाता है ना, घास को। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमनंथन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट या रोमंथी जंतु कहलाते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। घास में क्या होता है? सेल्यूलोज। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव हैं वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्धांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? अंधनाल कहा जाता है। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। तो जंतुओं में भोजन का पाचन अंधनाल में किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होती है, सिर्फ जंतुओं में ही पाई जाती है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिसमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं? खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले अपने पढ़ते हैं डायरिया या दस्त क्यों होते हैं, इसके बारे में पेज नंबर 18 पे। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण या खाद्य विषाक्तता, मतलब जो अपने भोजन किया उसमें कुछ विषाक्त पदार्थ हो सकते हैं, अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व रोगी को उबालकर ठंडे किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। तो आज अपने इस लेसन में जो छोटी आंत है और बड़ी आंत है उसके बारे में पढ़ा, जो इनमें भोजन का पाचन कैसे होता है। रूमिनेंट जंतु कौन से हैं, यानी जिनमें सेल्यूलोज का पाचन होता है वो रूमिनेंट जंतु हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है, फिर उसके बाद में अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में उनके आंसर नोट करेंगे। तो आज जितना पढ़ाया इसे रिवाइज करना। थैंक यू।